हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 10,000 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 7 में। इससे पहले इस सीरीज के 6 पार्ट आ चुके हैं जिनकी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस सीरीज के तहत हम आप लोगों के साथ जीएस के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं को शेयर करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि एल्गल ब्लूम यानी कि शैवाल प्रस्फोटन का कारण क्या होता है। शैवाल प्रस्फोटन झील या तालाबों से संबंधित एक ऐसी परिघटना है जब उनमें अचानक से शैवालों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो जाती है। इसका जो प्रमुख कारण होता है वो यूट्रोफिकेशन या सुपोषण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो यदि तालाब या झीलों में अचानक से पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो जो शैवाल होती हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी पारदर्शिता में कमी हो जाती है। पारदर्शिता में कमी होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पानी के अंदर की परतों में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण कि जो अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और जल की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इन सब का जो सम्मिलित परिणाम होता है उसकी वजह से सूक्ष्म जीव व मछलियों की मृत्यु होने लगती है और जो पूरा का पूरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो असंतुलित हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है। अगर हम जलीकट्टू की बात करें तो ये तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित एक परंपरागत खेल है जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस खेल के तहत एक बैल की सींग पर दो सिक्के के थैले बांध दिए जाते हैं जिनको और उनको मैदान में छोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर काबू पाने वाले और सिक्के की थैली पाने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। यह तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध त्योहार पोंगल से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। हाल फिलहाल में जलीकट्टू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी इसकी हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए, किंतु चूंकि यह मुद्दा तमिलनाडु के लोगों के भावनात्मक और धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए वहां की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिस पर कि संसद ने भी सहमति दी और वापस से यह त्यौहार मनाया जाने लगा है। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो ओणम है वो केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि सितंबर महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह राजा महाबली के स्वागत के संबंध में वामन मंदिर से त्यौहार मनाना प्रारंभ किया जाता है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें बिहू, तो बिहू असम का एक फेमस त्यौहार है जिसके अंतर्गत 3 त्यौहार सम्मिलित किए जाते हैं, रंगाली बिहू, भोगाली बिहू और कंगाली बिहू। हार्नबिल की बात करें अगर तो यह नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि हार्नबिल पक्षी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल किन राज्यों के बीच में वाटर के बंटवारे के डिस्प्यूट के संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में 1969 में इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था और ट्रिब्यूनल का गठन जो किया गया था वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट 1956 के तहत किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो वी रामास्वामी थे और जो ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था वह 2 बातों के लिए हुआ था कि पहला तो इस नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाले सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई क्या होगी और दूसरा इन राज्यों के बीच पानी के बंटवारा किस आधार पर और कितना किया जाएगा। तो जो तय हुआ उसके तहत 1979 में जब पहला फैसला आया और उसमें बताया गया कि जो बांध की ऊंचाई होगी वो लगभग 138 मीटर यानी कि 455 फुट तक होगी और जो सबसे ज़्यादा पानी दिया जाएगा वो मध्य प्रदेश को दिया जाएगा, उसके पश्चात गुजरात और फिर राजस्थान और सबसे कम महाराष्ट्र को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर या किनके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और जो कुछ दो यूटी हैं दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वह सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वहाबी आंदोलन को सलाफी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अतिवादी इस्लामिक चरमपंथी आंदोलन था। इसका जो प्रणेता है वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को माना जाता है। यह जो वहाबी आंदोलन था इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो जो गैर इस्लामिक रीति रिवाज हैं उनको ख़त्म करना है और इस्लाम को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करना है, यानी कि जो इस्लाम है उसे प्यूरिफाई करना है, उसे शुद्ध करना है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। जो हमारा अगला प्रश्न है कि
कौन सी नदियां हैं, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम डेल्टा की बात करें तो स्टूडेंट्स, नदियां अपने साथ गाद और मिट्टियां भरकर लाती हैं और समुद्र में मिलने से पहले मुहाने पर उनको इकट्ठा करती चलती हैं, जो कि एक त्रिभुज के फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो पूर्वी घाट पे बहने वाली नदियां होती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, ज़्यादातर वही डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी सही है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तापी नदी नर्मदा के उत्तर या दक्षिण किस दिशा में स्थित है, तो तापी नदी नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। अशोक के शासनकाल में इसको महानता प्राप्त हुई और जो इसका अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था और जिसे वर्तमान में पटना के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वह सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जा सकती है। रिट स्टूडेंट्स, अगर हम रिट की बात करते हैं तो ये कोर्ट के द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा आदेश या उपकरण होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमको प्राप्त स्वतंत्रता के उल्लंघन के संदर्भ में जारी किया जाता है। ये 5 प्रकार की होती हैं। एक होता है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत कोर्ट किसी बंदी व्यक्ति को या नजरबंद व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी करता है। दूसरा मैंडमस या परमादेश होता है। यदि कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोर्ट के द्वारा उसके लिए मैंडमस या परमादेश रिट जारी की जा सकती है। एक रिट होती है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट यह कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे रहा है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हो सकता है, तो ऐसे में जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है उसको अधिकार है कि वो उसको सुनवाई से रोक दे। अगर हम सर्चरी या उत्प्रेषण रिट की बात करें तो ये भी लगभग प्रोहिबिशन रिट की तरह होता है, लेकिन इनमें एक मूलभूत अंतर यह होता है कि इसमें निर्णय आ चुका होता है और उस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी की जाती है। क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा रिट के तहत कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पद पर आसीन किसी अधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वह वैधानिक रूप से उस पर काबिज हुआ है या गैर वैधानिक रूप से। तो अगर हम इस प्रश्न के संदर्भ में देखें तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि मैंडमस परमादेश सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसकी रिकमेंडेशन पर स्थापित हुआ था। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में वी संथानम कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। संथानम कमेटी जो भारत में करप्शन था उसको रोकने के लिए, उस पर सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। तो संथानम जी ने बताया कि भारत में एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए। अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो ये 3 सदस्यों का एक निकाय होता है जिसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य सहायुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और नियुक्ति 4 वर्ष या 64 वर्ष जो भी पहले होता है उस अवधि के लिए की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो विभिन्न फसलें हैं उनके लिए MSP किसके द्वारा अनाउंस्ड की जाती है या लागू की जाती है। इसमें 2 बातें हैं कि एक तो MSP को लागू कौन करता है और दूसरा MSP के लिए सिफारिश कौन करता है। अगर हम सिफारिश की बात करें तो ये सिफारिश CACP यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड प्राइसेस के द्वारा की जाती है। ये लगभग 23 जिन्सों के बारे में MSP लागू करने की सिफारिश करती है, जबकि इसको लागू करने का जो अधिकार है या अनाउंसमेंट है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा की जाती है जिसकी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है
वो सही है कि लागू करने, अनाउंस करने का जो अधिकार है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है साबरमती से शुरू किया था। अगर इसकी पृष्ठभूमि की हम बात करें तो महात्मा गांधी ने जनवरी 1930 में यंग इंडिया लेख में एक लेख प्रकाशित किया और अंग्रेजों से एक 11 सूत्री मांग की कि हमें ये मिलना चाहिए, किंतु अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो उस समय गांधी जी ने नमक जैसे मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे को केंद्र में रखते हुए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और साबरमती से दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया। उनके साथ उनके 78 अनुयायी भी सम्मिलित थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। इसके बारे में हम इतिहास में विस्तृत चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी भारत में अपने एरिया के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर करता है? तो एरिया के रिस्पेक्ट में यानी कि क्षेत्रफल की तुलना में बात हो रही है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन करता है परसेंटेज के हिसाब से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि मिजोरम। मिजोरम अपने टोटल एरिया का 85.41% एरिया फॉरेस्ट कवर करता है। अगर हम सिर्फ एरिया वाइज बात करें, परसेंटेज की बात ना करें कि कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उनके हिसाब से भारत में 24.56% एरिया फॉरेस्ट कवर है, जिसमें कि एक फॉरेस्ट कवर है और दूसरा ट्री कवर है। फॉरेस्ट कवर 21.67% है जबकि ट्री कवर 2.89% है। कभी कभी ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखें। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा के गठन का अधिकार किसे होता है? विधानसभा के गठन का अधिकार पूछ रहा है। तो जो अधिकार होता है वो पार्लियामेंट को होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। आर्टिकल 169 कहता है कि कोई भी राज्य यदि अपने यहाँ पर विधान परिषद का गठन या उन्मूलन चाहता है तो उसे विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत होना चाहिए उपस्थित और मत देने वालों का, और सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए। इस बहुमत से, विशेष बहुमत से अगर कोई विधानसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है और उसको रेजोल्यूशन पास करके संसद के पास भेजती है तो संसद अंतिम रूप से इस पर अपनी अनुमति देगा कि वहां पर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण या उन्मूलन करना है या नहीं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के संदर्भ में कुछ बातें, कुछ वो दिए गए हैं, कॉलम्स दिए गए हैं, इन्हें हमें मैच करना है। तो ऑप्शन ए पंचायत के बारे में बात करता है। तो पंचायत का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक सम्मिलित है और संविधान के भाग 9 में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर निगम। नगर निगम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया भारत में, और ये आर्टिकल 243 एच से लेकर 243 जेड जी तक रखा गया है, और ये संविधान के भाग 9A में सम्मिलित किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2011 में लागू किया गया था और संविधान के भाग 9B में रखा गया है। ये आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक रखा गया है। यदि हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल्स का गठन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था और आर्टिकल 323A और 323B में इसके बारे में बात की गई, और संविधान के भाग 10 में नहीं बल्कि भाग 14A में इसे रखा गया है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ घटनाएं दी गई हैं इतिहास से संबंधित, उनको उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखें तो जो सबसे पहले घटनाक्रम हुआ था वो अगस्त ऑफर था। 1940 में अगस्त ऑफर दिया गया था लॉर्ड लिथगो के द्वारा। उसके बाद मार्च 1942 में क्रिप्स प्रपोजल दिया गया था, और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया था उसको दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी के द्वारा CR फार्मूला दिया गया था, और 1945 में
वेवेल योजना लागू की गई थी, लागू करने की बात हुई थी। तो इस हिसाब से अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट और उनसे संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगर हम अनटचेबिलिटी के आर्टिकल की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात करते हैं, तो यह आर्टिकल 17 में दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। अगर हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा की बात करें तो आर्टिकल 29 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। लेकिन यदि हम गिरफ्तारी या नजरबंदी से संरक्षण की बात करते हैं तो यह आर्टिकल 22 में दिया गया है, न कि आर्टिकल 23 में दिया गया है। आर्टिकल 23 बलात्श्रम के उन्मूलन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, वह अपनी पसंद का एक उचित वकील भी चुन सकता है, उससे बात कर सकता है, और साथ ही उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्र की एकता और अखंडता के संदर्भ में पहले एकता के संदर्भ की रक्षा के लिए यदि उसे पहले गिरफ्तार किया जाता है निवारक नजरबंदी के तहत, तो उसमें ये कानून लागू नहीं होता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुछ संविधान के कुछ भाग हैं और उनके कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके बीच में सही सुमेलन करना है। तो ये जब हम सिटीजनशिप कानून की बात करें, सिटीजनशिप की बात करें तो ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दिया गया है और संविधान के भाग 2 से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, ये संविधान के भाग 9A से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। इलेक्शंस की बात करें तो ये संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 में इसके बारे में बात की जाती है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज का संबंध संविधान के भाग 7 से नहीं बल्कि संविधान के भाग 8 से है, और ये आर्टिकल 339 से लेकर आर्टिकल 342 तक में इसके बारे में बात की गई है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमें कुछ समाचार पत्र या पत्रिकाएं और उनके एडिटर्स के ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वंदे मातरम पत्रिका की बात करें तो इसका जो प्रकाशन था वो श्री अरविंदो घोष ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। यदि हम युगांतर पत्रिका की बात करते हैं तो ये हमेशा से ही बहुत चर्चा में रहा है। इसके जो प्रकाशक थे, शुरू करने वाले थे भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश भट्टाचार्य और बरिंद्र कुमार घोष थे, इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। न्यू इंडिया जो पत्रिका था उसका प्रकाशन तो वैसे शुरुआत तो एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन 1895-96 के समय में बिपिन चंद्र पाल ने भी इसका प्रकाशन किया था, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। संध्या पत्रिका की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन बरिंद्र नाथ घोष ने नहीं किया था बल्कि इसका प्रकाशन श्री गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत है। बरिंद्र घोष ने युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्श हैं उनका पालन करना, ये प्रोविजन संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है और हमें पता है कि जो मौलिक कर्तव्य संविधान में आर्टिकल 51A में दिया गया है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, इसलिए ऑप्शन बी सही है। मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें 10 आदर्श जोड़े गए थे और 11वां आदर्श जो है वो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उन्हें राइट टू एजुकेशन प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनको हटाने के लिए रेजोल्यूशन कहाँ पर लाया जाता है या कहाँ पर लाया जा सकता है। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक होते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है और उनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाना है ऐसा आशय 14 दिन पहले लगभग बताना होता है और वहां से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा से इसकी अनुमति की जरूरत होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के समय आर्टिलरी यानी तोपखानों का प्रयोग किसने किया था युद्ध में। तो मध्य भारत में सर्वप्रथम जो आर्टिलरी का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है
वो बाबर के द्वारा दिखाई पड़ता है। बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी को हरा करके भारत में अपनी शासन सत्ता की स्थापना की थी, और ऐसा माना जाता है कि उसकी सत्ता की स्थापना में, युद्ध की विजय में आर्टिलरी और उसके तोपखानों का सर्वाधिक योगदान रहा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुआ है। भारत रत्न की बात करें तो यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसी तरीके से निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोरारजी देसाई वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन भी सही है। मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1990 में इन्हें निशाने पाकिस्तान मिला था और 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सही है। इसमें लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में, उनके उत्तरदायित्व के बारे में बात की गई है कि कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो भारत में जो जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है ये दोनों स्वतंत्र हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। इसलिए जो ऑप्शन बी है कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहां पर की गई थी। तो हम सबको पता है कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, और उसके पश्चात दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का गठन का प्रचलन शुरू हो गया था। तो भारत तो कभी पीछे रहने वालों में से है नहीं। भारत ने भी 1920 में एम.एन. राय जो थे, उन्होंने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। ताशकंद तब के सोवियत संघ में सम्मिलित था, जो आज के वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद में ही आपको याद हो तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में 1927 में महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था। यदि हम महाड़ सत्याग्रह की बात करें तो इसे चौदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ के मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान में दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी के इस्तेमाल का अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार किसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 20 मार्च 1927 को शुरू किया गया था, इसलिए आज इस दिवस को हम सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हाल फिलहाल में ये कुछ अन्य कारणों से भी चर्चा में रहा है। अगर हम अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ें तो कंबोडिया का जो फेमस अंकोर वाट मंदिर है, विष्णु टेम्पल, वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर हम इसके अन्य कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो लगभग 402 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस जगह का पुराना नाम यशोधरपुर था, और यह मेकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर पर स्थित है। इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।